हेलो बच्चों, ये हमारी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है फिजिक्स का 12th का सेकेंड फोर्थ चैप्टर, उसकी एनसीईआरटी की डाउट क्लास है। तो ये जो भी डाउट्स है तुम लोगों के वो हमने लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं, इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, यानी कि 6.5 into 10 to the minus 4 Tesla is maintained. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 to the power of 6 meter per second, normal to the field. Explain why the path of the electron is circle. ठीक है, तो ये तुम कहोगे कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन is always perpendicular to the velocity, which acts as the centripetal force. Therefore, the electron moves in a circle. उसका दूसरा पार्ट पूछ रहे, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। तो r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होता है। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, यहां से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, जहां पर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको कांस्टेंट है और v और v की वैल्यू दे रखी है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। नंबर 16 है, कह रहे हैं फॉर अ करंट फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and n turns carrying current I, the magnitude of magnetic field at a point on its axis is given by A, so that this reduces to a familiar result for the field on the center of the coil। तो ये हम लोगों ने जब सेंटर ऑफ द कॉइल पे आ गए तो x की वैल्यू 0 कर देनी है। ठीक है, तो यहां पर नीचे आर क्यूब ऊपर वाले आर स्क्वायर से कट जाएगा और ये म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r आ जाएगा। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 और ऊपर का आर स्क्वायर नीचे के आर क्यूब से कैंसिल होकर के नीचे अपॉन 2r आ जाएगा। ये बी एट द सेंटर हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट कह रहे हैं, कंसीडर टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस r and number of turns n carrying equal current in the same direction and separated by a distance capital R. Show that the field on the axis around the midpoint between the coil is uniform. अरे बाप रे बाप, तो बेटा क्या हुआ, मेरे पास एक कॉइल है जिसका रेडियस r है, ठीक है, दूसरी कॉइल है जिसका रेडियस r है, दोनों में n टर्न्स हैं, I करंट है, ठीक है, और इनके सेंटर की का जो सेंटर का गैप है वो भी r है। ठीक है, the coils are separated by a distance r, show that the field on the axis around the midpoint, ठीक है, यहां पर फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस पॉइंट को ये अज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरा पॉइंट है ओरिजिन, ये मेरा जो पॉइंट है ये है 0, मतलब x,0, बल्कि गलत कह रहा हूं मैं, इसको अगर कहूं तो इसको कह दूंगा मैं, ज्यादा अच्छी बात है, ये हो जाएगा r बाई 2,0 और इसका सेंटर हो जाएगा -r बाई 2,0। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो b एट x जो हो जाएगी, भैया पूरा सॉल्व करने का तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये तुम लोगों को सॉल्व करनी पड़ेगी। ये हो जाएगी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, इतना तो कांस्टेंट हो गया, और 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लो मेरा पॉइंट जो है वो x,0 है, तो एक टर्म हो जाएगा प्लस
r/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरा टर्म हो जाएगा ये मैंने ब्रैकेट गलत लगा लिया, और दूसरा टर्म हो जाएगा प्लस 1/r² प्लस r/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पावर 3/2, और पीछे मैं लगाना भूल गया तो ब्रैकेट ऊपर लगा दिया, यहाँ पे भी पावर 3/2। ठीक है, ये कहाँ से आया रिजल्ट मालूम है? ये वाली जो फील्ड है ये इस रिंग के लिए पॉइंट एक्स पे फील्ड है, तो चूंकि सेंटर से दूरी r/2 माइनस एक्स है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में r² प्लस r/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहां पर जो दूरी है वो r/2 प्लस एक्स है। ठीक है, इसलिए ये वाली हो गई। ठीक है, तो स्मॉल एक्स के लिए जो ये दिखाना है कि एक्स के इंडिपेंडेंट होगी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, उतनी मैथमेटिक्स हमको करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या कहते हैं, जब सर वो लगेगा सर बायनॉमियल लग बस एग्जैक्टली इसीलिए मैंने कह दिया, अगर इसको ईमानदारी से करना होता तो इसमें बाइनोमियल लग जाता, और जो कि हम लोग अभी यहाँ पे लगाना नहीं चाह रहे हैं। अगर बाइनोमियल लगाना चाहो, बिकॉज कहते हैं तो मैथ्स और साइंस, मतलब मैथ्स और बायो दोनों वाले बच्चों के लिए चैप्टर है ना, तो मैथ्स वाले बच्चे अगर लाना चाहे तो बाइनोमियल लगा करके खोल सकते हैं। बट अदरवाइज क्या है, हम लोग क्या कर देंगे, स्मॉल एक्स के लिए एक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये r² प्लस r²/4। ठीक है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 1.25r² की पावर 3/2, और फिर ऐसा एक और टर्म हो जाएगा, तो 2 दिस टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि अब मेरा टर्म आ जाएगा दिस इंटू 2 ये वाला नंबर 1.25 की पावर 3/2 इंटू r³। ठीक है, तो जो बेसिकली μ0 ni r²/2r³ से तो μ0 ni/2r हो जाएगा, इंटू ट्वाइस ऑफ 1.25 की पावर 3/2 हो जाएगी। तो ट्वाइस से ये वाला ट्वाइस कट गया, और 1/1.25 की पावर 3/2 कहीं ना कहीं से ये 0.72 के आसपास आती होगी, इसलिए 0.72 μ0 ni/r आ गया। ठीक है, ये यहां से इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैथमेटिक्स है, अदरवाइज फंडा वही है कि जो फॉर्मूला है उसमें ये दूरी r/2 माइनस एक्स और ये वाली दूरी r/2 प्लस एक्स है, दोनों की फील्ड एक ही दिशा में है, तो दोनों फील्ड को ऐड कर लेना है। ठीक, समझ में आया? यस सर। जी सर। यस सर। थोड़ा गंदा सा मैथमेटिकल टर्म है, इसलिए ये परेशान करने वाला हो जाता है, पर अपने हाथ से करोगे तो हो जाएगा। वैसे बोर्ड टाइप के सवाल में पूछा नहीं जाएगा, एक्चुअली कहीं भी पूछा नहीं जाएगा, बिकॉज इतना कैलकुलेशन कौन कराएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। 18 का कौन सा पार्ट है बेटा? बी और सी है बी और सी। 18 के बी और सी हैं। 18 के बी कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल एंटर्स एन एनवायरनमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग and non-uniform magnetic field varying from point to point both in magnitude and direction comes out of it following a complicated trajectory. Show its final velocity speed equal to the initial speed if it suffered no collision with the environment. तो बेटा इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वर्कलेस फोर्स है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स QVB होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होता है। ठीक है, यस सर। तो किसी टाइम dt में जो वर्क डन हो जाएगा वो F.V dt जो हो जाएगा, इसका इंटीग्रल ये हमेशा 0 का इंटीग्रल हो जाएगा, बिकॉज फोर्स और वेलोसिटी हमेशा आपस में परपेंडिकुलर है। ये तो वर्क डन हो गया ना, वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो F.V dt की वैल्यू 0 dt हो गई,
तो चाहे कितनी भी देर के बाद निकले, अगर किसी और चीज से टकरा करके उसको एनर्जी नहीं लूज कर दी है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि कोई वर्क नहीं होगा, इसलिए ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना काइनेटिक एनर्जी घटेगी, यानी ना स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड घटेगी। Okay. पार्ट सी में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट एंटर्स अ चैम्बर having a uniform electrostatic field in north to south direction. Specify the direction in which a uniform magnetic field should be set up to prevent the electron from, तो ये तो बेटा वेलोसिटी सेलेक्टर वाली बात हो गई कि अगर मेरे पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह सेट करनी होती है कि वेक्टर ई और वेक्टर वी क्रॉस बी एक दूसरे के ऑपोजिट हो, ठीक है ना, तभी तो क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी 0 होगा और तभी वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा, ठीक है ना। क्यों बेटा? हाँ ना, कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो अब क्या कहते जी हैं, सर। जो मेरा Yes, sir. वेलोसिटी वेक्टर है वो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, तो मैंने एक गलत सा बना दिया भाई, जो बुक में सवाल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नॉर्थ से साउथ है, तो मतलब अगर मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड या तो डॉट होगी या क्रॉस होगी, ठीक है। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन E के अपोजिट चाहिए, तो बताओ किस डायरेक्शन में लें मैग्नेटिक फील्ड, डॉट लें क्रॉस लें? Cross. क्रॉस, शाबाश। तो क्या है, E के अपोजिट थंब लगाएंगे तो V से नीचे की तरफ जाएंगे, तो V क्रॉस B ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अगर मेरा B यहां पर ऐसा है तो V क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कैंसिल कर देगा तो इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा, ठीक है। सर हाँ, इसको जो है वैसे नहीं कर सकते क्या सर? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते वो हैं। सर उसके जो तो है जिन रूल से, फ्लेमिंग के रूल से। बेटा वो तो छोटे क्लास वाले बच्चों की बात हो गई जिनको वेक्टर के बारे में पता नहीं था, लेकिन बाकी लोग जो हैं, अगर कोई दाहिना हाथ चलाने में दिक्कत होती है तो एक दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग फट से यहाँ पर अपनी एक्सिस डिफाइन कर लें, ठीक है ना। अच्छा। तो वेलोसिटी वेक्टर है वी आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ई माइनस ई जे कैप, ठीक है, बिकॉज वो साउथ नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अब मुझे V क्रॉस B जे कैप के लॉन्ग चाहिए, मैं पूछूंगा भाई I क्रॉस क्या इज इक्वल टू जे, तो I क्रॉस के माइनस जे होता है, तो I क्रॉस माइनस के जे हो जाएगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड B माइनस के अबाउट हो जाएगी। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो माइनस के कैप इनटू द प्लेन ऑफ द शीट हो जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है। जी सर। ठीक है, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन emitted by a heated cathode and accelerated through potential of 2 किलोवोल्ट enters the region with a uniform magnetic field। तो बेटा जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी दे दी, वैसे ही हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू 2000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ई इसके ऊपर चार्ज है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू क्यूवी, यानी कि ईवी ये वर्क डन हो जाएगा और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, जहां पर पहुंचा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला की थी।
अब कह रहे हैं डिटरमाइन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ द फील्ड इज ट्रांसवर्स टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर है, तो v और b परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये सर्कल में चलेगा, और अगर एंगल 30 डिग्री पे है तो ये हेलिक्स बना लेगा। ठीक है, क्योंकि हेलिक्स की प्रॉपर्टी वगैरह नहीं पूछी है तो हमको खाली यहाँ पे यही बता देना है कि हेलिक्स बना लेगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक हो गया। देखो, ये मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक है। तो अगर v और b आपस में परपेंडिकुलर हैं तो सर्कल में चलेगा, और अगर v और b आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, इनके बीच में कुछ एंगल है, तो v cos थीटा वाली वेलोसिटी अलोंग द b चलती रहेगी, और v sin थीटा वाली वेलोसिटी यानी v परपेंडिकुलर की वजह से सर्कल में चलने लगेगा। बेसिकली इसका नेट पाथ जो हो जाएगा वो हेलिकल हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्योंकि पिच और रेडियस के बारे में नहीं पूछा है इसलिए हमने लिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर चाहते तो मैं इसका जो रेडियस ऑफ द हेलिक्स है वो mv परपेंडिकुलर बाई क्यूबी लिख लेता। ठीक है, और जो पिच हो जाती वो v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड हो जाती, यानी कि v पैरेलल इंटू 2πm बाई क्यूबी हो जाती। ये पिच वाला फॉर्मूला आ गया, और ऐसे रेडियस वाला फॉर्मूला तो mv बाई क्यूबी पहले से था ही। ठीक है, तो निकाल सकते थे, इस क्वेश्चन Yes, में sir. पूछा नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए। नंबर 20 में कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज कॉइल described in exercise 4.16 is uniform in a small region and has a magnitude of 0.75 Tesla. In the same region, a uniform electrostatic field is maintained in a direction normal to the common axis of coil. ठीक है, narrow beam of the charged particle all accelerated through a 15 kilovolt enters this region in a direction perpendicular to both axes of the coil and the electrostatic field. If the अरे भाई ये तो कैसे सवाल पूछ लेते हो। If the beam remains undeflected when the electrostatic field is na, make a simple guess as to what the beam contains। अच्छा भाई, तो भाई इस पार्टिकल में क्या हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे हैं कि इस पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि बेसिकली इस पार्टिकल के लिए Q E प्लस V क्रॉस B इज इक्वल टू 0 है। तो बेसिकली इस पार्टिकल की वेलोसिटी E बाई बी है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे E की वैल्यू है 9 इंटू 10, अरे बाप रे बाप बेटा, ये शायद तक थोड़ी सी गलती हो, बिकॉज 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 बहुत ही कमजोर फील्ड होती है, पर चलो मैं फिलहाल 9 इंटू 10 टू द -5 मान लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 है, और मैग्नेटिक फील्ड 0.75 टेस्ला है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, नहीं सर। No, sir. अब No, sir. ये जो वेलोसिटी आई है ये 15 किलो इलेक्ट्रॉन 15 किलो वोल्ट एक्सिलरेशन से आई है। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास क्या आ गया, हाफ m इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू 15,000। ठीक है, जब मैंने 15 किलो वोल्ट से पार्टिकल को एक्सेलरेट किया होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू 15,000 हो गई होगी, जो कि हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत? वेलोसिटी नहीं, सिलेक्टर वाले फॉर्मूले उसकी वेलोसिटी आ गई, और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। यहां से क्यू के टर्म में काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो यहां से क्यू बाई एम की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर बाई 2 इंटू जो भी ये 15,000। ठीक है, तो भाई मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं इतना ढेर सारा, लेकिन यहां से हम क्यू बाई एम की रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर वो जो भी क्यू बाई एम की वैल्यू है वो हमें पता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू बाई एम की वैल्यू कितनी होती है, प्रोटॉन के लिए कितनी होती है, अल्फा पार्टिकल के लिए कितनी होती है, वहां से वो कर ले लेंगे और हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं, sir. हाँ, नहीं सर। अब ये सवाल पूछ रहे हैं वाई इज आंसर नॉट यूनिक। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मेरा पार्टिकल हो ड्यूटोरियम प्लस, ठीक है, या अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो दोनों के लिए
Q बाई एम की वैल्यू तो सेम होगी। ड्यूटोरियम में क्या हो रहा है, 1 यूनिट चार्ज पे 2 यूनिट मास है, और अल्फा पार्टिकल में 2 यूनिट चार्ज पे 4 यूनिट मास है। तो भाई हमारा जो रिलेशन था उसने कहीं भी हमको चार्ज या मास निकालने का तो मौका ही नहीं दिया ना। जो पूरा रिलेशन था उसने चार्ज बाई मास का रेशो निकाला। तो ऐसा हो सकता है कि एक गिवन चार्ज बाई मास रेशो पे एक से ज्यादा पार्टिकल हो जाए। ठीक है, जैसे ड्यूटोरियम प्लस और अल्फा पार्टिकल का क्यू बाई एम रेशो सेम होता है, बिकॉज में अल्फा पार्टिकल में डबल चार्ज हो जाता है, डबल मास हो जाता है। तो ये नॉन यूनिक भी हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, बिकॉज और ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं नहीं। ठीक है, यस सर। अच्छा ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए 23rd के सी पार्ट पे। क्वेरीज कर दूं 23rd का सी। अच्छा भाई, तो सब पढ़ना पड़ेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन अ सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इट्स डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्स अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, a wire carrying current of 7 ampere in the north to south direction passes through the region. What is the magnitude and direction of the force on the wire if छोटी छोटी बातों में तुम लोग फंस जाते हो, सर्किल में है। मैं जिंदगी में मैंने ये कभी नहीं सोचा था। चलो कोई बात नहीं। तो जो सर्कल है मैग्नेटिक फील्ड का वो ऐसा है, 10 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। ठीक है, हाँ, पहले जो तार रखा था वो सेंटर से पास हो रहा था। ठीक है, हाँ ना बोलो। जी सर। ठीक जी है, सर। अब क्या किया, सेंटर से 6 सेंटीमीटर नीचे लेके चले गए। तो अगर हम ऐसे वायर खींच दें तो ये लंबाई है 6, ये दूरी है 10। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये लंबाई हो जाएगी 8, यानी कि जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो 0.16 मीटर हो जाएगी। और F इज इक्वल टू आई एल बी में करंट तो वही 7 एम्पियर ही रहेगा जैसा पीछे दे रखा था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला ही रहेगी, लेकिन जो वायर है वो अब 10-10-20 सेंटीमीटर अंदर ना रह करके खाली 0.16 मीटर ही, 16 सेंटीमीटर ही मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। क्योंकि लेंथ कम होगा इसलिए फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये तुम लोग भी बहुत गंदा सवाल पूछ लेते हो 9th क्लास वाला, है ना? क्यों, मैग्नेटिज्म में आकर के ट्रिग्नोमेट्री बंद हो जी जाती है सर। क्या? है, नहीं सर। सोच नहीं। सोच नहीं पाए, सोचना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, 24th का ई और एफ बताना। ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉज, अच्छा तो बेसिकली 0.3 टेस्ला है, इज एस्टैब्लिश्ड along the positive z direction. Our rectangular loop of side 10 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर carries a current 12 एम्पियर. What is the, अरे भाई इसमें कौन सी बात है। तो देखो बेटा क्या है, जो ई और एफ है, ठीक है, ई में अगर देखो मैं अपना राइट हैंड रूल बनाऊं तो जो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट है वो बी की तरफ है। करंट अगर ऐसे 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 चल रहा है तो राइट हैंड रूल की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इस दिशा में है, मैग्नेटिक फील्ड बी भी इस तरफ है। तो इस बार जो टॉर्क लग रहा है वो 0 हो जाएगा। 0। ठीक है, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, और पार्ट एफ में क्या किया, सेम करंट कैरिंग लूप है, बस खाली डायरेक्शन ऑफ द करंट पलट दिया। जो मैग्नेटिक मोमेंट यहां लग रहा था ऊपर की तरफ वो अब ऐसे ना लग करके नीचे लग रहा है। तो अभी भी टॉर्क 0 होगा, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जरा सा हिलाओगे तो पलट करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। एम बी साइन थीटा वाला, एक में थीटा 90 0 है, एक में थीटा 180। राइट हैंड रूल के हिसाब से वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 का सी क्या कह रहे हैं, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ uniform magnetic field of 0.1 Tesla normal to the plane of the coil.
if the current in the coil is 5 ampere, what is the अरे बाप रे बाप। तो क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई वी क्रॉस बी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड दे ही रखी, ई की वैल्यू पता है, वीडी निकालने के लिए आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहां पे ए जो है ये वायर का एरिया है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका कॉइल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पे हमने क्या कह दिया, कॉइल इज मेड ऑफ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया आ गया, और फ्री इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 29 है, तो ये जो n है ये 10 टू द पावर 29 हो गई, ये e तो वही वाला e हो गया। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 वाला, और एरिया जो हो गया वो 10 टू द पावर -5 हो गया। ठीक है, तो यहां से आई निकाल लेंगे और ये आई की वैल्यू वहां डाल देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, हाँ। अब ये एक वायर पे, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 आ गया, हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई, देख लें। A solenoid 60 centimeter long and of radius 4 centimeter has 3 layers of winding of 300 turns each। इसका मतलब n की वैल्यू हो गई, कैपिटल n की वैल्यू हो गई 900। ठीक है, कैपिटल n की वैल्यू हो गई 900 और स्मॉल n की वैल्यू हो गई 900 अपॉन 0.04। ठीक है, बिकॉज 4 सेंटीमीटर नहीं सर 60। 60 सेंटीमीटर, सॉरी गलत हो गया भाई, तो ये 0.6 हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली 1500 हो गया, स्मॉल एन 1500 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, a 2 centimeter long wire of mass 2.5 gram lies inside the solenoid near its center normal to its axis. Both the wire and the axis solenoid on the horizontal plane. The wire is connected through two lead, अरे बाप, two lead parallel to the axis solenoid to an external battery which supplies the current of 6 ampere. What value of the current in the windings of the solenoid can support the weight of the wire? कितना घटिया सवाल तुम लोग पूछे। तो भाई ये कॉइल रखी है ना, कॉइल के अंदर एक वायर रखा है, वायर के ऊपर mg फोर्स नीचे लगेगा और ILB फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है ना, जहां पे I की वैल्यू, वायर का जो करंट है वो 6 एम्पियर है। ठीक है ना, लेंथ जो है इसकी ये 2 सेंटीमीटर है, 0.02, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू म्यू नॉट n, वो n जिसकी वैल्यू 1500 है, और इंटू IC है, जहां पे IC इस कॉइल का करंट है। तो सारी चीजें आ गई, अब करंट इन द कॉइल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? mg को नहीं ILB बैलेंस कर रहा है, जहां पे b की वैल्यू म्यू नॉट n है। हाँ? ये भाई बहुत आसान सवाल था, ये नहीं पूछा जाना चाहिए, खैर कोई बात। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं सर। हो गया बेटा? चलो ठीक है, इसके साथ हमारे सारे डाउट खत्म हो गए, इस क्लास को मैं बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।